हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम सी ए सुब्रीत अग्रवाल और आज आप अटेंड कर रहे हो सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीए के सिलेबस में आखिर लॉ की क्या ज़रूरत है और उसमें भी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस चालू की और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। एक दिन एक क्लाइंट आया आपके पास और उस क्लाइंट ने आपसे बोला कि सर, मैंने एक डील किया हुआ है, क्या आप मुझे उसके टैक्सेशन से रिलेटेड हेल्प कर सकते हो। और आपने बिंदास हाँ बोला कि हाँ, मैं आपकी टैक्सेशन में हेल्प कर सकता हूँ। आपने उसके टैक्सेशन में हेल्प किया, बहुत अच्छे तरीके से सारा काम किया और उसने आपको सारे अग्रीमेंट्स भी सबमिट किए। आपने सब कुछ चेक किया और आपने टैक्सेशन फाइल कर दिया। क्लाइंट बहुत ही खुश हुआ, उसने आपको फीस दी और वो चला गया। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि जो ये अग्रीमेंट था जिसके लिए आपने ये पूरा काम किया हुआ है, यही इनवैलिड था। और क्लाइंट ने जब आपसे आकर पूछा तो आपने बताया कि मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं सही होगा, बहुत ही खराब लगेगा। और इसीलिए आपके सिलेबस में लॉ डाला गया है और उसके अंदर भी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला हुआ है, ताकि आपको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो और आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बता सको कि क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उससे रिलेटेड क्या सारी चीज़ें होती हैं लॉ में। इसीलिए ये डाला गया है। अब जब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों डाला गया है, तो ये समझ लेते हैं कि कितना सिलेबस है हमारे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए, उसके लिए हमें लगेगी थोड़ी सी हेल्प नोट्स की, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले हमें बताइए, आपको पता है इसमें कितने यूनिट्स हैं? तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपके सिलेबस में 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 यूनिट्स हैं। ये जो 9 यूनिट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस की 9 यूनिट्स कौन सी हैं, सो डैट आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सको। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। तो ये है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यूनिट 1 जो है दैट इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर आपको मेजरली जानने को मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कैसे बनता है, कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कब उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने भी वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ये जो यूनिट नंबर 2 है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कंसीडरेशन। अब ये वो इंग्लिश वाला वर्ड कंसीडरेशन नहीं है जो कि आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हो। कंसीडरेशन मतलब क्विड प्रो को, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर जाएंगे। ऑल्दो हम लोग यूनिट नंबर 1 में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 जो है वो है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अदर इसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साउंड माइंड का होना, नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब हम लोग जानेंगे। और इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो होगा फ्री कंसेंट का। सिर्फ कंसेंट का नहीं दोस्तों, फ्री कंसेंट का डिस्कशन होगा, यानी कि अग्रिंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है हम लोग डिटेल में जाके अपने लेक्चर्स के अंदर सीखने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। ये जो यूनिट नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये है हमारी परफॉर्मेंस की यूनिट। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस कब मानी जाती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर जानेंगे। फिर आएंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 5 इज ब्रीच एंड रेमेडीज। अच्छा दोस्तों, ब्रीच बोलने से काम नहीं होगा, ब्रीच के रेमेडीज। ब्रीच मतलब आपने वादा तोड़ दिया, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो गया, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, किसी वजह से किसी पार्टी ने नॉन कन्फर्मेंस कर दिया, नॉन परफॉर्मेंस कर दिया, ये सारी चीज़ें ब्रीच के अंदर कवर्ड होती हैं। इसमें सिर्फ ब्रीच नहीं पढ़ना है, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच जो होती है सिर्फ वो नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसके अंदर ये भी पढ़ना है कि रेमेडीज़ क्या है, कि आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर। यूनिट नंबर 6 के अंदर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी। कॉन्टिंजेंट, अभी तक आप लोगों ने अपने सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वर्ड का मतलब सुना होगा ना। अब यहाँ पर आप आओगे और पढ़ोगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म्स है, तो उसको समझने में समझना नहीं है अभी हम लोग को। हम लोग जब रेलिवेंट यूनिट के अंदर जाएंगे तब इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर आएंगे हम लोग यूनिट नंबर 7 पर। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, और इसमें से हमेशा हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी के लॉसेस को कवर करना, टू मेक गुड लॉसेस। तो ये चीज़ें होती हैं इंडेमनिटी के अंदर। जैसे कि इंश्योरेंस में होता है ना कि आपको कुछ लॉस हो जाता है और आपको मिल रहा होता है वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी से, कितना मिल रहा होता है, सिर्फ लॉसेस को कवर करने के लिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा होता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी शॉर्ट में बताया, इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जब तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, दूसरा होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया हुआ होता है, और इसकी जो लायबिलिटी है उसको गारंटी क्या होता है, श्योरिटी ने। श्योरिटी जो कि गारंटर के रूप में होता है, वो ये बोलता है कि अगर ये नहीं परफॉर्म कर पाया, ये नहीं पैसा चुका पाया, तो फिर मैं वो काम परफॉर्म कर दूंगा या फिर मैं वो पैसा चुका दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक बेसिक लेवल पर हमने आपको बताया। फिर आते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यहाँ पर आते हैं, ये है बेलमेंट एंड प्लेज। कई बार ऐसा होता है क्या दोस्तों कि कोई चीज़ आपकी नहीं होती फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, ऐसा होता है क्या? बहुत बार हो सकता है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी नहीं है फिर भी आप इस्तेमाल किए जा रहे हो। बेलमेंट एंड प्लेज लगभग उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ना ये आईपैड है। अब ये आईपैड हमारे अलावा हमारे और भी फैकल्टीज़ हैं जिनको लग सकता है, और हमने क्या किया, हमने उनको ये आईपैड दिया फॉर सम पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। और हमने बोला कि इस आईपैड को आप हमें बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, आप इस आईपैड को आराम से यूज़ कीजिए, और जब इसमें से पैसे आएंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे, या फिर पैसों का कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, फॉर सम पर्पस हम लोगों ने दिया हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। जब हमने किसी को अपना कोई चीज़ यूज़ करने, पोजेशन ट्रांसफ़र किया, यानी कि यहाँ से उठाकर यहाँ दिया, फॉर सम पर्पस, इन दिस केस पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए दिया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, पैसे के बदले में भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्लेज, इसको बोलते हैं बेलमेंट। अब इसके अंदर आता है प्लेज। प्लेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेज में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेज में हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपने जो भी चीज़ दी है ना उसके बदले आपको पैसा मिल रहा होता है। आपने गिरवी सुना है क्या? गिरवी, ये एग्जैक्टली वही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आखिरी में आप आओगे और पढ़ोगे यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है एजेंसी। अब एजेंसी वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि इसके पास इस कंपनी की एजेंसी है, क्या ये वो है? बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एजेंसी का मतलब होता है जब आप किसी और के लिए एक्शंस के लिए लायबल भी होते हो और उसके राइट्स भी आपके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम लोग 2 पार्टनर्स हैं। जब हम लोग 2 पार्टनर्स हैं ना, तो हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो जो भी करता है उसके लिए आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तो उसको बोलते हैं एजेंसी, एजेंट होना, प्रिंसिपल एंड एजेंसी का रिलेशनशिप। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के डिस्कशन में, ठीक है। तो यहाँ तक आके हम लोग ने क्या समरी किया कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको लगता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस ये सारे नोट जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ साथ आपको वेबसाइट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी वजह से कोई भी डिफ़िकल्टी आती है पढ़ने में, समझने में, एक्सेस करने में, तो आप प्लीज़ हमें इस नंबर पर, हम यहाँ पर एक नंबर लिख रहे हैं, प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। हम यहाँ पे 2 नंबर लिख रहे हैं, 9244764399। एक नंबर ये हो गया, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 9244764399। और दूसरा जो नंबर है व्हाट्सएप के लिए स्पेसिफिकली वो है 9713951099। इन नंबर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको किसी भी वजह से कोई भी हेल्प लगती है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर आ जाइएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा हमारा कॉलिंग नंबर, इसमें आपको बहुत ही जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू समराइज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब हम लोग ने ये स्टैब्लिश कर लिया तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पर आकर हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दूसरा हम लोग जानने वाले हैं कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी ही चाहिए। तीसरा होता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग ने डिवाइड करके रखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है, उसके बाद फॉर्मेशन के बेस पे क्या होता है, परफॉर्मेंस के बेस पे क्या होता है। फिर आते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल। अब ये ऑफर और प्रपोजल सेम है, अलग अलग है, हम लोग जानते हैं थोड़ी देर में। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और प्रपोजल और यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, थोड़ा सा डिफरेंस है।
फिर आते हैं यहाँ पर ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग आएंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हाँ बोलना, एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ लीगल रूल्स हैं कि कब एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा। फिर हम लोग आएंगे कम्युनिकेशन के अंदर। अब कम्युनिकेशन ऑफर की भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है, परफॉर्मेंस की भी और रेवोकेशन की भी, एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे। और जैसे ही हम लोग का ये खत्म होगा तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक है जो इन नोट्स में अभी अवेलेबल नहीं है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर्स का, वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर्स का। ये जो एक पॉइंट है ये हम लोग कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको समराइज करने वाले हैं। आपको कैसे पढ़ना है पहले एक बार वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ यहाँ पर, जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हमारे साथ समरी नोट्स से कवर करना है, समरी नोट से कवर करना है। अच्छा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कितने पेजेस में समराइज्ड है? तो सर 70 पेजेस में समराइज्ड है पूरे तरीके से। क्या ऑल 9 यूनिट्स? यस, ऑल 9 यूनिट 70 पेजेस के अंदर समराइज्ड है। कैसी दिखती हैं, एक झलक दिखलाते हैं, ऐसी कुछ दिखती है। बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या ये 110 आपके हैं सर? बिल्कुल यस, हमारे ही 110 है। तो इसका एक एक वर्ड चप्पा चप्पा हमें पता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर हम लोग आएंगे और हम लोग इसके बाद हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो कहाँ गया, आई थिंक मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले समरी नोट्स के साथ पढ़ना है, जो 70 पेजेस के अंदर कवर्ड है हमारे, ठीक है। 70 पेजेस, ऑल 9 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मॉड्यूल से कवर करना है। आप एक बार मॉड्यूल से इसको रीड कीजिएगा, जो ICI मॉड्यूल है उसे रीड कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी मिसिंग है, थोड़ा सा भी मिसिंग है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझना है, किसी एग्जाम्पल में इश्यूज़ हैं, वो आप पूरे यहाँ पर हमें बताइएगा और हम लोग आराम से पढ़ेंगे उसको। इसके बाद हम लोगों को तीसरा जो जाना है वो जाना है क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ साथ हम आपको अपना क्वेश्चन बैंक भी देंगे। तो मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कवर होंगे और साथ साथ हम आपको अपना क्वेश्चन बैंक भी देंगे, जिसमें लगभग MTP RTP के भी क्वेश्चंस कवर्ड हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप RTP और MTP के क्वेश्चंस भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे और हम लोग आएंगे रिविजन्स एंड टेस्ट पर, रिविजन्स एंड टेस्ट पर आएंगे, रिविजन्स करेंगे एंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम से एक दिन पहले आपको समरी नोट्स और जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से जो आप समरी पॉइंट्स निकालोगे ना क्वेश्चंस के, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ इसको साथ साथ करते जाइएगा, इसमें बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाउंडेशन। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। होपिंग टू सी यू इन द सेशंस। थैंक यू सो मच।